बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्तीपुरा नागौर के ई अधिगम से आपका हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 12th विषय व्यवसाय अध्ययन अभिप्रेरणा पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा का महत्व। उससे पहले हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की विशेषताएं और अभिप्रेरणा, वित्तीय अभिप्रेरणा और अवित्तीय अभिप्रेरणा पढ़ लिया है। आज हम पढ़ लेते हैं कि अभिप्रेरणा का संस्था के लिए क्या महत्व है। संस्था भले ही कितनी ही प्रकार की हो, राजकीय हो, निजी हो, उसमें अभिप्रेरणा का क्या महत्व पड़ता है वो आज हम पढ़ लेंगे। तो संगठन का जो सफल संचालन है उसमें सहायक है। सबसे पहले अभिप्रेरणा के महत्व में सबसे पहले पढ़ते हैं संगठन के सफल संचालन में सहायक। संगठन के सफल संचालन में सहायक। संगठन का सफल संचालन इससे ही होता है, अभिप्रेरणा से। संगठन में सफलता प्राप्त होती है। निष्पादन यानी कार्य का होना, सफल कार्य सफल हो जाता है। इसमें अभिप्रेरणा यदि किसी संगठन में लागू है या अभिप्रेरणा लगाई जाती है तो सफल संचालन उससे होता है। दूसरा बिंदु आता है कर्मचारियों में सकारात्मकता होना। कर्मचारियों में सकारात्मकता का होना। कर्मचारी हमेशा सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव विचार होंगे उनके, वो संगठन के विरुद्ध नहीं जाएंगे। यदि अभिप्रेरणा अच्छी तरह से लागू है तो कर्मचारी के मन में सकारात्मक विचार होते हैं, संस्था के प्रति उनका लगाव बढ़ जाता है कि भाई हाँ, संस्था भी हमारे लिए सोचती है और हम भी संस्था के लिए सोचें। तो कर्मचारियों में सकारात्मकता, पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव सोच बन जाती है, सकारात्मक सोच बन जाती है। कर्मचारियों की परिवर्तन दर में वृद्धि, परिवर्तन दर में कमी। परिवर्तन दर क्या होती है? परिवर्तन में कमी या परिवर्तन दर में कमी, कमी होती है। परिवर्तन दर, परिवर्तन दर जो होती है कर्मचारियों के छोड़ने की दर। भाई आज कर्मचारी इतने चले गए, इतने नए आए, वो परिवर्तन दर होती है। कर्मचारी संस्था को छोड़कर चले जाते हैं। यदि अभिप्रेरणा नहीं होगी तो कर्मचारी उस संस्था में ज़्यादा समय तक अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि अभिप्रेरणा नहीं है तो संस्था का वातावरण भी इस तरह का बन जाता है कि इस संस्था में मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये संस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि अभिप्रेरणा का अभाव होता है। तो कर्मचारियों की परिवर्तन दर में कमी आएगी। कब आएगी? जब कर्मचारियों को हम अभिप्रेरित करेंगे। कर्मचारियों को यदि हम अभिप्रेरित करेंगे तो उनकी जो परिवर्तन दर है, संस्था को छोड़ने की दर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, संस्था को छोड़कर जाने की दर, संस्था को छोड़कर जाने की दर को परिवर्तन दर कहते हैं। परिवर्तन दर में कमी आ जाती है। कर्मचारियों की अनुपस्थिति, कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर में कमी। कई बार कर्मचारी क्या सोचते हैं कि भाई आज वहाँ जाकर काम करने में आनंद नहीं आएगा, काम करना अच्छा नहीं लगता। यदि अभिप्रेरणा है
तो कर्मचारी अनुपस्थित कम होगा, उनकी उपस्थिति बढ़ जाएगी। वो प्रतिदिन संस्था में आना चाहेगा कि भाई वहाँ का वातावरण अच्छा है, वहाँ काम करने में आनंद आता है, तो अनुपस्थिति दर जो है उसमें कमी आ जाती है। प्रतिदिन सभी कर्मचारी उपस्थित होते हैं कि भाई आज हम वहाँ जाने हैं, हमको वहाँ काम करना अच्छा लगता है, हम वहाँ जाएंगे, घर बैठे क्या करेंगे, वहाँ काम भी कर लेंगे। यदि अभिप्रेरणा नहीं है तो कर्मचारी संस्था में अवकाश ज़्यादा लेते हैं। आज प्रति सप्ताह 1 या 2 अवकाश रख लिए। वो ये सोचते हैं कि अवकाश लेने के बाद में यदि वेतन कटौती होगी तो होगी। कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि वेतन कटौती होगी तो होगी। यदि अभिप्रेरणा है तो अनुपस्थिति दर में कमी होती है। अभिप्रेरणा भी हमने पढ़ा, वित्तीय अभिप्रेरणा, वेतन वृद्धि, अतिरिक्त कार्य यदि आज आप करोगे तो आपको अलग से बोनस मिलेगा। इस तरह की जो अभिप्रेरणाएं होती है उसमें कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर में कमी आती है। परिवर्तनों के विरोध में कमी। परिवर्तन का विरोध नहीं करते। परिवर्तन, बदलाव, संस्था में कुछ न कुछ बदलाव होता ही रहता है। अब ये बदलाव जो है वो कार्य करने के तरीकों में बदलाव करना, इस तरह के बदलाव संस्था में होते रहते हैं। नव परिवर्तन है, आज का ज़माना नव परिवर्तन है। कुछ नया कीजिए, कुछ नया करिए। कुछ नया करेंगे तो परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि अभिप्रेरणा है तो परिवर्तन का वो विरोध नहीं करेंगे, परिवर्तन को स्वीकार कर लेंगे। सभी कर्मचारी ये कहेंगे कि हमें ये परिवर्तन स्वीकार है। मतभेद नहीं होता, परिवर्तनों को मान लेते हैं। यदि अभिप्रेरणा नहीं होती है तो कर्मचारी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते कि भाई हम ये बदलाव नहीं चाहते हैं, हम ये परिवर्तन हमारे लिए अच्छा नहीं है। कर्मचारियों को पहले अभिप्रेरित किया जाए, अभिप्रेरित करने के बाद में उनको परिवर्तनों की जानकारी दी जाए। परिवर्तन तुरंत न करें। संस्था में परिवर्तन पहले कर्मचारियों को विश्वास में लेना पड़ता है। एक विश्वास में लेना भी वित्तीय अभिप्रेरणा है। यदि हम कर्मचारियों को विश्वास में ले लेंगे, अभिप्रेरित कर देंगे तो परिवर्तन का विरोध नहीं होगा। कार्य करने की इच्छा का होना, कार्य करने की इच्छा का होना। अभिप्रेरित कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कार्य करा लीजिए, उनकी कार्य करने की इच्छा होती है। अतिरिक्त समय में भी उसको रुका लीजिए कि भाई आज आपको 1 घंटा अतिरिक्त समय देना है, तो भी वो स्वीकार कर लेते हैं, हाँ भर लेते हैं, क्योंकि उनके कार्य करने की इच्छा है। उनकी मनस्थिति भी इस तरह की होती है कि वो कार्य करने में अपना मन लगाकर हाँ भर लेते हैं। तो कार्य करने की इच्छा हमने अभिप्रेरणा के अर्थ में भी बताया था। कार्य करने की इच्छा जागृत होना, जागृत कर देना ही अभिप्रेरणा है। तो कार्य करने की इच्छा का होना, अभिप्रेरित कर्मचारी जो है उनकी कार्य करने की इच्छा बनी रहती है। आप कभी भी उनसे कोई भी कार्य करवा लीजिए, वो हाँ भर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि सर मैं ये काम कर दूंगा, क्योंकि उनकी इच्छा है। वो अभिप्रेरित व्यक्ति होते हैं। कार्य कुशलता में वृद्धि, कार्य कुशलता में वृद्धि। वर्क एफिशिएंसी, कार्य करने की कुशलता में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है।
उनका कार्य बोलता है कि हाँ वास्तव में इन्होंने कार्य किया है। कार्य करने की जो कला उसमें आ जाती है, कुशलता का मतलब कला, कार्य करने की कला उसमें आ जाती है, और प्रतिदिन वो कार्य के लिए निखरते हैं, निखार आ जाता है, कार्य के लिए उनमें निखार आ जाता है कि कुशलता बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, योग्यता बढ़ गई। अब ये कर्मचारी जब कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है तो फिर उनका दिनों दिन उनका विकास ही होता है, दिनों दिन वो कुछ ज़्यादा ही सीख लेते हैं, तो इस तरह उनके कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है। 8वां बिंदु आता है संसाधनों का बेहतर उपयोग। संसाधनों का बेहतर उपयोग। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। किसी भी संस्था में साधन दो तरह के, मानवीय संसाधन जो कर्मचारी है, जो व्यक्ति है, कार्य करते हैं, अधिकारी से लेकर निम्न श्रेणी तक जितने भी कर्मचारी होते हैं वो मानवीय संसाधन में आते हैं। और संस्था में जो भौतिक संसाधन है, टेबल, कुर्सियाँ, प्रिंटर, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, स्केल, पेंसिल, टेबल, कुर्सियाँ, एसी, पंखे, ये भौतिक संसाधन है। इनके बीच में अच्छा तालमेल बना रहता है। यदि कर्मचारी काम करेंगे तो इन साधन से ही करेगा और इन साधनों का बेहतर उपयोग करेंगे। यदि कोई कर्मचारी कार्य नहीं करता है, जो कार्य नहीं करेगा वो इन साधनों का या संसाधनों का उपयोग थोड़ी करेगा। एक कर्मचारी आया और अपना कार्य नहीं किया, इसका मतलब कंप्यूटर का उसने उपयोग नहीं किया, स्केल का, पेंसिल का, पंखे का उसने उपयोग नहीं किया। यदि अविप्रेरित कर्मचारी है तो वो कर्मचारी स्वयं ही इन साधनों का उपयोग करेगा, इन साधनों पर बैठकर कार्य करेगा, तो साधनों का बेहतर उपयोग होता है। अब ये बेहतर उपयोग प्रतिदिन होता है, हमेशा ही होता है, कोई एक दिन तो होता नहीं। जो अविप्रेरित व्यक्ति है वो इन साधनों का हमेशा ही उपयोग करेगा। कार्य इनके द्वारा ही होना है, भौतिक संसाधन के द्वारा भी काम करेंगे और वो काम करेगा मानवीय संसाधन। सौहार्दपूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण। संस्था में कर्मचारियों के आपस में सौहार्द बना रहता है, प्रेम भाव बना रहता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का भी काम कर देते हैं। यदि इनके बीच में प्रेम भाव है कर्मचारियों में तो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का काम कर देंगे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में क्या होता है, यदि कर्मचारी किसी कारणवश अवकाश पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो गया, अवकाश ले लिया, तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में क्या होगा, दूसरा कर्मचारी उसका कार्य कर देता है। यदि सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं है, प्रेम भाव का वातावरण नहीं है, तो दूसरे कर्मचारियों का भी काम वो नहीं करते हैं कि भाई मैं इस कर्मचारी का काम नहीं करूँगा। अभिप्रेरणा में क्या होता है, अभिप्रेरणा में सभी कर्मचारियों के मध्य प्रेम भाव बना रहता है, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, सब कर्मचारी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। प्रथम कार्यालय में आते ही सबसे नमस्कार करना, ये भी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। ये केवल अभिप्रेरित व्यक्ति ही इस तरह के कार्य करता है। जो व्यक्ति दूसरों से बोलता नहीं, वो संस्था में प्रेम भाव नहीं रख पाता। उसको फिर वो दिन भर का जो समय है कार्यालय का ऑफिस का जो समय है बड़ा ही लंबा लगता है। प्रेम भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण में समय आसानी से निकल जाता है, गुजर जाता है। तो हमने पढ़ी अभिप्रेरणा का महत्व है, अभिप्रेरणा से लाभ क्या है। अब हम इसके बाद आगे हम जो पढ़ेंगे
उसमें पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। अभिप्रेरणा के बारे में मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट अभिप्रेरणा के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, उन विचारों को पढ़ेंगे। तो अभिप्रेरणाओं की विचारधाराओं में सबसे पहले आता है अब्राहम एच मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा। अब्राहम एच मास्लो एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। मनोवैज्ञानिक जो मन की स्थिति पढ़ लेते हैं, मनोवैज्ञानिक जो अगले के मन की स्थिति पढ़ लेते हैं कि इनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, वो मनोवैज्ञानिक होते हैं। तो सबसे पहली जो विचारधारा है वो है अब्राहम एच मास्लो। अब्राहम एच मास्लो, इसकी विचारधारा हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इन्होंने आवश्यकता बताई है कि मनुष्य जो आवश्यकताएं होती है वो एक निश्चित क्रम से होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हर्ज़बर्ग। दूसरा आता है हर्ज़बर्ग। हर्ज़बर्ग की द्विघटकीय विचारधारा। हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा। हर्ज़बर्ग की द्विघटक, दो घटक कौन कौन से हैं? जब हम हर्ज़बर्ग के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो मैं आपको दो घटक भी बताऊंगा कि हर्ज़बर्ग ने जो दो घटक बताए हैं वो क्या है। उन घटकों की विस्तृत जानकारी, पूर्ण रूप से वर्णन हम आगे के वीडियो में पढ़ लेंगे। तीसरा आता है मैकग्रेगर। मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा। मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा। और चौथे नंबर पर जो है विलियम ओची। 4 नंबर पर आएगा विलियम ओची की जेड विचारधारा। ओची की जेड विचारधारा। इन विचारधाराओं को हम आगे के वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले हम अब्राहम एच मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा पढ़ेंगे। उसके बाद हर्ज़बर्ग की द्विघटकीय, मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा, विलियम ओची की जेड विचारधारा अगले की वीडियो में आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।